नमस्कार, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे मराठा प्रशासन के बारे में। ठीक है, मराठा हम लोग हिस्ट्री, उसका एंट्री कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में, फिर वहां से लेकर के पूरे मराठा को पढ़े हैं। अब मराठा प्रशासन कैसे रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश, क्योंकि हम लोग देखे हैं इससे पिछले क्लास में, आप जानते हो कि हड़प नीति के अंतर्गत जो नागपुर का शासन है वो किसमें शामिल हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ब्रिटिश पढ़ेंगे। तो जब मराठा लोग शासन कर रहे थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसी थी, उसी को हम लोग को आज देखना है। छोटा क्लास रहेगा और आसानी से हो जाएगा। उससे पहले हम लोग आज एक छोटा सा नोटिफिकेशन ले लेते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है शिक्षक का, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये दोनों का। शिक्षक कला संकाय का 16 मार्च 2026 से। अभी होली का महापर्व 6 से 10 तक देखोगे तो इसके कारण होली महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो अभी ऑनलाइन फीस 4999 2499 पड़ेगा और 6999 3499 पड़ेगा ऑफलाइन में। ये ऑनलाइन का फीस है। नंबर दिया गया है, दो नंबर है, दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे भी। हमारा एड्रेस है एमजी टावर, गोल चौक, डीडीयू नगर, रायपुर। आप यहाँ पर भी आकर विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हो इन कोर्सेस के बारे में। इसके अलावा ये तो सहायक शिक्षक का हो गया, है ना, शिक्षक का हो गया। सहायक शिक्षक का भी देख लीजिए भाई। सहायक शिक्षक का ये भी 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सहायक शिक्षक, है ना, 16 मार्च से। इसमें फीस देखोगे तो 1999 रुपए है, ऑनलाइन, ऑफलाइन है 2999 रुपए। सेम नंबर है, सेम एड्रेस है, आप यहां पर आ सकते हो। ठीक है, 50% इसमें भी है। ये भी 16 मार्च से। और शिक्षक कला संकाय वो भी 16 मार्च से। इसके अलावा आप शिक्षक विज्ञान संकाय का देखोगे, शिक्षक विज्ञान संकाय का तो समझिए आप, शिक्षक विज्ञान संकाय 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 6 से 10 तक इसमें भी एडमिशन लेते हो तो 50% का डिस्काउंट है। 2499 ऑनलाइन फीस है, ऑफलाइन फीस 3499 है। और ये नंबर है और आपका एड्रेस दिया हुआ है। तो आप, सेम नंबर है, सेम एड्रेस है, किसी में भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो 16 मार्च याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग को एडमिशन ले लेना है ताकि आप लोग को फायदा मिले। 6 से 10 मार्च तक किसी भी कोर्सेज को आप खरीदते हो, लेना चाहते हो, परचेज करते हो, ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें ऑफर का फायदा मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग मराठा प्रशासन के बारे में। ओके, तो देखते हैं मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन कहने का मतलब है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, याद रख लेना। इसमें हम लोग बहुत सारे पहलू को देखेंगे कि उन लोगों ने कैसे शासन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो मराठा प्रशासन छत्तीसगढ़ में केंद्रीकृत प्रशासन रही है। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन रही है। ओके, याद रख लेना, सेंट्रलाइज्ड मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर ये लोग लागू किए हैं। इसके प्रशासनिक यूनिट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट देखेंगे तो याद रख लेना, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अंतर्गत इसमें आप लोग देखते हो सबसे पहले तो गांव को। ठीक है, सबसे छोटी इकाई के रूप में गांव, बहुत सारे गांव, मतलब गांव का समूह। ठीक है, गांव का समूह याद करते चलना है भाई, तभी हम लोग को मजेदार लगेगा और याद होगा। गांव का समूह, गांव, कई गांव मिल करके गांव का समूह बना और गांव के समूह से क्या बना? आपका परगना। क्या जी? परगना। ठीक है, और कई परगने मिल करके क्या बने? राज्य। ओके, राज्य। तो इस तरीके से आप लोग को जानना है। गांव में कौन होते थे? गांव में प्रमुख के रूप में गौटिया होते थे। कौन? गौटिया। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गौटिया। गांव का समूह, कई गांवों के समूह को मिला करके वहां पर उसके प्रमुख को कहा जाता था पटेल। पटेल याद रख लेना है। और परगना में होते थे, परगना में कौन जी? तो परगना में कौन? तो कमाविंसदार। कौन जी? कमाविंसदार। याद रख लेना है, कमाविंसदार। ठीक है, परगना प्रमुख को क्या कहा जाता है? हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, कमाविंसदार। और राज्य के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो याद रख लेना है, सूबेदार। ठीक है, सूबेदार।
तो मराठों ने आप देखोगे तो शुरू में तो बिंबाजी राजा के बनकर शासक किया, लेकिन जब व्यंकोजी आया तो व्यंकोजी ने सूबेदारी व्यवस्था लाया और सूबेदार के थ्रू इन्होंने, सूबेदार जिलेदार इनके थ्रू इन्होंने शासन किया है, याद रख लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कैसे, तो व्यंकोजी ने सूबेदारी प्रथा लाया। जब पुनः भोसले शासन आया, ठीक है, रघुजी थर्ड नागपुर पर बैठे तो उन्होंने जिलेदार नियुक्त किया, जिलेदार याद रख लेना। तो उस समय जिलेदार व्यवस्था था, ठीक है, याद रख लेना है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट आप देखते हो, ठीक है, प्रशासनिक इकाई को देखते हो, याद रख लेना है। तो गांव के प्रमुख को गौटिया, गांव के समूह के प्रमुख को पटेल, परगना प्रमुख को कमाविजदार और राज्य प्रमुख को सूबेदार या जिलेदार के रूप में आप देखते हो। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिए, सभी प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग को देखना है। ठीक, प्रशासनिक अधिकारी को देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को हम लोग को देखना है। तो प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत, याद रखिएगा। तो सबसे पहले में हम लोग देखेंगे सूबेदार। ठीक है, क्या जी, सूबेदार। सूबेदार के नीचे में देखोगे तो कमाविंसदार, परगना का प्रमुख कमाविंसदार, याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे तो बढ़कर फड़नवीस, बरार पांडे, याद रख लेना है। ठीक है, बरार पांडे, ठीक है, याद रख लेना है। पोतदार, पौनी, है ना। इसके अलावा गौटिया, पौनी, पोतदार, गौटिया, है ना, ये सब, कोतवाल, चौहान, ये सब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखते हैं इन लोग को। सूबेदार देखोगे, सूबेदार तो प्रमुख व्यवस्थापक था, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में इनको देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च अधिकारी, है ना, क्योंकि सूबेदार लोग ही तो यहां शासन कर रहे थे। सर्वोच्च अधिकारी, इनको सैन्य व असैन्य, ठीक है, दीवानी, फौजदारी, ये सब विभाग के प्रमुख होते थे। सैन्य, दीवानी, फौजदारी सभी विभाग के प्रमुख होते थे। कमाविंसदार देखोगे तो ये परगने का प्रमुख, याद रहेगा, परगने का प्रमुख, याद रख लेना है। बढ़कर देखोगे तो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने में इनका यूज किया जाता था। ठीक है, लगान संबंधी दस्तावेज इनसे तैयार कराया जाता था। ठीक है, ये लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते थे, याद रहेगा। फड़नवीस देखोगे तो ये लेखा अधिकारी हुआ करते थे। क्या जी, लेखा अधिकारी, लेकिन किनके अधीन, तो ये परगना मतलब कमाविंसदार के अधीन थे फड़नवीस, याद रख लेना। फड़नवीस लेखा अधिकारी, लेकिन किनके अधीन, परगना स्तर के लेखा अधिकारी थे। ठीक है, परगना स्तर के लेखा अधिकारी थे, ये आपको जानना है। बरार पांडे, बरार छत्तीसगढ़ी में एक शब्द होता है। ठीक है, जब कंट्रीब्यूट करके कोई पिकनिक मनाया जाता है ना, तो 200 100 कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो सबसे चंदा लेना, उसी को छत्तीसगढ़ी में बरार लेना बोलते हैं। तो याद रख लेना बरार। तो बरार देखोगे तो कितना बरार लेना है, मतलब लगान का निर्धारण, कितना लगान लेना है इसका निर्धारण। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, चंदा लेना मतलब टैक्स लेना। ठीक है,
तो ये लगान निर्धारण करने का काम कौन करेंगे? बरार पांडे। बरार पांडे याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो पौनी कौन होते थे? तो उस समय के सेवादार को पौनी कहा जाता था। पोतदार देखोगे तो उस समय के ये खजांची थे, खजांची। ओके, याद रख लेना, खजाना का देखरेख करने वाला खजांची, पोतदार, खजांची। गौटिया देखोगे तो ये गांव का प्रमुख था, ग्राम प्रमुख। ओके, ग्राम प्रमुख याद रख लेना, ये गांव में टैक्स कलेक्शन के लिए होते थे। गौटिया, गांव का सर्वोच्च अधिकारी गौटिया। ओके, याद रख लेना। अब कोतवाल देखोगे तो कोतवाल पहरेदार को बोलते हैं, पहरेदार, ठीक है। पहरेदार मतलब गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए पहरेदार, तो कोतवाल पहरेदार होते थे, याद रख लेना है। और चौहान देखोगे तो चौहान याद रख लेना, ये मेनली ग्राम रक्षक के रूप में इनको जाना जाता था, ग्राम रक्षक। तो ये दोनों देखोगे तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कोतवाल और चौहान। तो सबको याद रखना है। सूबेदार सर्वोच्च अधिकारी, कमाविजदार परगना का प्रमुख, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज बनाता था। फड़नवीस कमाविजदार के अधीन काम करता था, लेखाधिकारी था। बरार पांडे, बरार मतलब चंदा लेना, मतलब टैक्स के लिए लगान निर्धारण कितना लेना है यही निर्धारित करता था। पौनी सेवादार होता था। पोतदार उस समय का खजांची हुआ करता था। गौटिया ग्राम प्रमुख, कोतवाल पहरेदार और चौहान ग्राम रक्षक। और ये कोतवाल चौहान देखोगे तो ये गौटिया के अधीन इनके सहायक के रूप में इन लोग को जाना जाता है, याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हुए उस समय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, याद रख लेना है। ओके, याद रहेगा, याद करते चलना है। सूबेदार सर्वोच्च अधिकारी, कमाविजदार परगने का प्रमुख, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज, फड़नवीस लेखाधिकारी, बरार पांडे लगान निर्धारण, पौनी सेवादार, पोतदार खजांची, गौटिया ग्राम प्रमुख, कोतवाल पहरेदार, चौहान आपका ग्राम रक्षक। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग पंचायत व्यवस्था पर, ठीक है। पंचायत व्यवस्था, कोनो दिक्कत इतना तक बताइए, कोनो दिक्कत इतना तक किसी को? सॉरी, पंचायत व्यवस्था तो बोला जाता है ना पंच परमेश्वर। तो ये पंचायत वाले क्या करते थे? न्याय कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? इनका प्रमुख कार्य क्या था? न्याय दिलाना, ठीक है। क्या कार्य था? न्याय। ओके, ये जस्टिस दिलाने का काम करते थे। तो पंचायत व्यवस्था में उस समय न्याय दिलाने का कार्य देखोगे तो न्याय के कार्य पंचायत के अधिकारी करते थे। कौन लोग? पंचायत के अधिकारी, ठीक है। पंचायत के अधिकारी लोग करते थे। और पंचायत के अधिकारी अपना रिपोर्ट बना करके किसको भेजते थे? तो न्यायालय को भेजते थे। न्यायालय को भेजते थे, अपना रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को भेजते थे, ठीक है। याद रहेगा ना जी? तो ये आपको जानना है, इस प्रकार से उस समय पंचायत व्यवस्था में कार्य होते थे। ये आप जान गए, ठीक। पंचायत के प्रमुख अधिकारी न्याय काम करते थे। साथ ही साथ उस समय भूमिदान की व्यवस्था थी। क्या जी? भूमिदान। और 3 प्रकार के भूमिदान होता था उस समय, ठीक। 3 प्रकार के भूमिदान कौन कौन से, इसी को हम लोग को जानना है। तो एक होता है मोकासा, नाम याद रख लेना, मोकासा, ठीक है। दूसरा आपको जानना है धर्म स्थान। क्या? धर्म स्थान। और तीसरा जानना है देव स्थान। नाम से पता चलेगा आप लोग को, ठीक है। मोकासा, धर्म स्थान और देव स्थान। मोकासा, धर्म स्थान और देव स्थान, ठीक है, याद रख लेना। ओके, मोकासा, धर्म स्थान और देव स्थान। तो मोकासा क्या है? मोकासा क्या है? तो ये
ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमिदान है, ब्राह्मणों को, ठीक, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, ठीक। धर्म स्थान, तो धर्म के लिए दिया जाने वाला, धर्म के लिए दिया जाने वाला भूदान। और देव स्थान, तो मंदिर है ना, याद रख लेना, मंदिर स्थापना हेतु दिया जाने वाला भूदान। बात समझ आ गई? बात समझ आई गई? ठीक है, याद रख लेना। ओके, न्याय का काम पंचायत के अधिकारी है, और वही अधिकारी लोग क्या करते हैं, जनरली फैसला लेते हैं और उसी फैसला को न्यायालय को भेजते थे। उसी प्रकार 3 प्रकार के भूदान, मोकासा, धर्म स्थान, देव स्थान। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान मोकासा कहलाता था, धर्म के लिए दिया जाने वाला भूदान धर्म स्थान कहलाता था, और मंदिर स्थापना के लिए दिया जाने वाला भूदान आपका देव स्थान कहलाता था। ठीक है, याद रख लेना है। ओके, ये हो गया आपका क्या जी, तो भूमि दान। याद रहेगा ना, याद करते चलना है एकदम अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्व व्यवस्था। ओके, राजस्व व्यवस्था, यही इंपॉर्टेंट है। किसी भी राजकाज के संचालन के लिए राजस्व व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, तभी चलेगा। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत देखोगे तो उस समय पूरे एरिया को दो तरीके से बांटा गया था। ठीक, याद रख लेना, एक तो था खालसा और दूसरा था जमींदारी। प्रमुख रूप से खालसा और जमींदारी। खालसा किसको बोला जाता है और जमींदारी किसको बोला जाता है? जो मराठों के नियंत्रण में है, मराठों के डायरेक्ट नियंत्रण में है वो खालसा, ठीक है, और जो जमींदारों के नियंत्रण में है वो जमींदारी। तो क्षेत्र है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक खालसा मराठा के डायरेक्ट नियंत्रण में होता था, मराठा के नियंत्रण में, ठीक है, याद रख लेना। ओके, जमींदारी देखोगे तो याद रख लेना, जमींदारों के नियंत्रण में, जमींदारों के नियंत्रण में था ये। ओके, जमींदारों के नियंत्रण में था ये क्षेत्र, जमींदारों के नियंत्रण में होता था। तो इस तरीके से राजस्व व्यवस्था को हम लोग 2 क्षेत्र में देखते हैं, खालसा और जमींदारी, खालसा और जमींदारी। ओके, कोनो दिक्कत बताइए, कोनो दिक्कत बताइए। अब हम लोग को समझना है, ये जो राजस्व कलेक्शन के लिए बहुत सारे टैक्स लगाए थे, ठीक है, राजस्व कलेक्शन के लिए बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, तो उन टैक्स को आप लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 2 प्रमुख व्यवस्था को इस समय के देखेंगे, एक ताहूतदारी व्यवस्था, एक ताल्लुकदारी व्यवस्था। पहले टैक्स कलेक्शन की सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक, समझते हैं। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स सिस्टम देखेंगे यहां पर, है ना। ओके, चलिए, तो बताइए टैक्स कलेक्शन में आप लोग क्या क्या जानते हो इसके अंतर्गत? चलिए देखते हैं। एक देखोगे टकोली, क्या जी, टकोली, क्या जी, टकोली। एक देखोगे सायर, सायर, सायर। टकोली देखोगे तो ये वार्षिक कर था, वार्षिक रूप से लिया जाने वाला कर था। वार्षिक कर किन से लिया जाता था? जमींदारों से, ठीक, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर क्या कहलाता था? टकोली
ठीक, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर टकोली, ओके, याद रख लेना है। इसके अलावा शायर, शायर देखोगे तो ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर था, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स था, ओके, आयात निर्यात कर, याद करते चलना है हमको, ओके। इसके बाद एक देखेंगे कलाली, कलाली, पंडरी पांडे, पंडरी पांडे, ओके। कलाली को पहले समझते हैं। ये एक प्रकार का देखोगे तो आबकारी कर है, क्या जी, आबकारी कर, मादक कर, ओके, याद रख लेना, ठीक, आबकारी, आबकारी विभाग का कर है, ठीक है, दारू शराब नशा वाला, आबकारी, मादक, मादक पदार्थ पर लिया जाने वाला कर, पंडरी पांडे या इसी को पंडरी बोलते हैं मात्र, ठीक है, पंडरी पांडे या इसी को पंडरी बोलते हैं, याद रहेगा, पंडरी या पंडरी पांडे। तो इसको पंडरी को याद रख लेना है, पंडरी, पंडरी में खेती नहीं होता तो गैर कृषि कर, गैर कृषि कर, ओके, पंडरी में कृषि नहीं होता तो गैर कृषि कर, याद रहेगा। सेवई, सेवई, सेवई खाने वाला नहीं, याद रख लेना, सेवई याद रख लेना है। तो सेवई देखोगे तो अस्थायी करों का समूह सेवई कर कहलाता है, अस्थायी करों का समूह, ठीक है, अस्थायी करों का समूह, याद रख करते चलना है, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। पहला टकोली, टकोली एक प्रकार का वार्षिक कर, किनसे लिया जाता था, जमींदारों से, याद रख लेना है। शायर, आयात निर्यात कर, कलाली, आबकारी, मादक पदार्थ पर लिया जाने वाला कर, पंडरी, गैर कृषि कर, सेवई, सेवई देखोगे तो अस्थायी करों का समूह, अस्थायी करों का समूह, याद रख लेना। इसके अलावा एक याद रख लेना है पट्टी कर, पट्टा किसका मिलता है भाई, जमीन का, घर का, पट्टी कर। तो पट्टी कर एक प्रकार का घर पर लगने वाला टैक्स है, घर पर लगने वाला टैक्स है, याद रख लेना, ओके, घर पर लगने वाला टैक्स है। और एक याद रखना है आपको महल कर, महल कर, महल कर खालसा जमीन पर लिया जाने वाला कर टैक्स है, खालसा जमीन पर लिया जाने वाला टैक्स है, याद रहेगा, ओके, ओके, याद रहेगा इतना। टकोली, शायर, कलाली, पंडरी, सेवई, पट्टी, महल, ये सब आपको जानना है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक, इतना याद रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद आप लोग को जानना है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक तो होता है ताहूतदारी, ताहूतदारी, और एक होता है ताल्लुकदारी। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, ताहूतदारी और ताल्लुकदारी, ठीक है। ये ताहूतदारी देखोगे तो किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था सेंडिस ने, किसने, सेंडिस ने शुरू किया था। और लोरमी, लोरमी और तरेंगा, तरेंगा, ये आपको याद रखना है, लोरमी और तरेंगा। इसके बाद सिरपुर, लवन, इसके बाद याद रख लेना संजारी, खल्लारी और सिहावा, ठीक है, संजारी, खल्लारी और सिहावा, ये आपको जानना है, ओके, ठीक है। सेंडिस ने शुरू किया था लोरमी तरेंगा, कब कब जी, तो लोरमी याद रख लेना है 1826 में, ठीक, फिर ये आपको जानना है 1828 में,
इसके बाद सिरपुर और लवन ये 1843, ये 1848 और ये तीनों देखोगे तो 1858 में। ये आपको जानना है 1858 में, इसको जानना है किसके समय में? इलियट के समय में, इलियट के समय में। तो सेंडिस ने 2 शुरू किया था, लोरमी और तरेंगा। फिर मराठा काल पूना भोंसले शासन, पूना भोंसले शासन, देखिए ये पूना भोंसले शासन के समय है, पूना भोंसले, ये दोनों सेंडिस के समय है, सेंडिस के समय। और ये तीनों देखोगे तो इलियट, इलियट, इलियट के समय में। पूछता है यहां से क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा। ताहूदारी, ये आपको समझना पड़ेगा, किसने शुरू किया भाई? सेंडिस ने शुरू किया। समझते चलिए अभी। अब देखिए ये ताहूदारी होता क्या है, इसको समझोगे तो ताहूदारी याद रख लेना है, ये आपका ठेकेदारी व्यवस्था है। क्या? ठेकेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था मतलब किसी क्षेत्र को कृषि कार्य करने हेतु ठेका पर दिया जाना, काम करने हेतु ठेका पर दिया जाना, ठीक है, ठेका पर दिया जाना। और ठेका के लिए पट्टा होगा, पट्टा, कुछ समय के लिए एक विशेष पट्टा पर देना ठेका कहलाता है। जमीन को, किसी क्षेत्र के जमीन को पट्टे पर ठेका देना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। जैसे कि आज के समय में जो गवर्नमेंट का तालाब है, तालाब को पट्टा बना करके ठेका पर दिया जाता है गांव में मछली पालन के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, ग्राम पंचायत में, आप जानते हो, सब गांव के हो। उसी तरीके से जमीन को ठेकेदारी व्यवस्था, ठेका में देना और वहां से टैक्स कलेक्शन करना। तो ये राजस्व कलेक्शन के लिए, राजस्व के लिए, आपका टैक्स कलेक्शन के लिए एक पद्धति थी, ठेकेदारी व्यवस्था, जो पट्टे पर दिया जाता था कुछ समय के लिए, याद रख लेना है। इससे क्या होता था? अच्छे से उस जमीन का यूज होता था, कृषि कार्य में यूज होता था, और अनुपजाऊ है वो उपजाऊ हो जाता था। इसी तरीके से सेम ताल्लुकदारी व्यवस्था होता है, ये भी देखोगे तो ठेकेदारी व्यवस्था है, याद रख लेना है, ये भी ठेकेदारी व्यवस्था है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो ये बड़े स्तर के जो भूस्वामी होते हैं, है ना, जो ज्यादा जमीन रखने वाले भूस्वामी हैं या जमींदार हैं, ठीक है, जमींदार हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला आपका जमीन क्षेत्र होता है। और इसको जो लेता है ताल्लुकदार होता है, इसके जो ताल्लुकदार होते हैं, ठीक है, ताल्लुकदार होते हैं, याद रख लेना। ये ताल्लुकदार देखोगे तो ये वंशानुगत रूप से चलते रहते हैं, और बोली लगता है, जो ज्यादा इसका टैक्स देगा उसको ये मिलता है, फिर वो कंटिन्यू चलते रहता है, वो बदल भी सकता है, वो उसके ऊपर है, जो भूस्वामी है या जमींदार है उसके ऊपर है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये कम समय के लिए होता है, विशेष पट्टा खत्म तो वो उसका अधिकार भी खत्म हो जाएगा। पट्टा का जो ड्यूरेशन रहेगा, जैसे 5 साल के लिए पट्टा दिया गया है इसको, ठीक है, किसी जमीन का 5 साल हुआ वो खत्म, उसके बाद किसी और को मिलेगा। इसमें ये उसका बेटा भी ले सकता है, उसका ऐसा चलते रहता था इस तरीके से। तो दोनों एक जैसी पद्धति है, राजस्व कलेक्शन के लिए इसको बनाई गई पद्धति है, याद रखना। इसके प्रमुख को ताहूदार बोला जाता है, इसके प्रमुख को ताल्लुकदार बोला जाता है, और दोनों का यूज सेम होता है, लेकिन बस एक पतली लाइन दोनों में अंतर के रूप में याद रखना है। ये कम समय के लिए अस्थायी रूप से होता था, ये लगभग स्थायी जैसा था। ऐसा नहीं है कि इसको मिल गया तो अब उसी का हो गया, ये चेंज कर सकता है भूस्वामी या जमींदार, लेकिन जनरली ये लंबे समय तक के लिए बड़े क्षेत्र के, बड़े जो किसान हो, जो जमींदार हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला क्षेत्र होता था। बस ये आपको जानना है। तो ताहूदार और ताल्लुकदार, ताहूदार में आपको याद रखना है लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवान, संजारी, खल्लारी, सिहावा, संजारी, खल्लारी, सिहावा, बस याद रहेगा। संजारी, खल्लारी, सिहावा, कब कब याद रख लेना है। इससे क्या हो गया? ताहूदारी व्यवस्था से जो बंजर भूमि पड़ा हुआ रहता था उससे
इस ताहूतदार को टैक्स भी मिल गया और उस बंजर भूमि का यूज करके उसको कृषि भूमि में बदला भी गया। तो एक प्रकार से उसमें सुधारात्मक आपके कार्य होने शुरू हो गए। बात समझ आ गई? दोनों को याद रख लेना है। कब कब ताहूतदारी, इसमें ताहूतदारी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। ओके, याद हो गया? इतना के अलावा आपको नहीं जानना है, ठीक। इस समय कौन सी मुद्रा चलती थी? तो नागपुरी मुद्रा, क्योंकि मराठा समय में देखोगे तो इस समय नागपुरी मुद्रा चलती थी। कैसी मुद्रा? नागपुरी मुद्रा। ओके, इसी नागपुरी मुद्रा को खत्म करके ब्रिटिश लोग क्या सिक्का का प्रचलन शुरू किए, ठीक है, याद रख लेना है। तो नागपुरी मुद्रा प्रचलित थी। कोनो दिक्कत बताइए इसमें? इतना में किसी को कोई दिक्कत बताइए, बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद इन लोग की अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था के रूप में, इकोनॉमी के रूप में देखोगे तो याद रख लेना है इनकी जीविका कैसी थी और ये लोग अपना बिजनेस कैसे करते थे, ठीक है, व्यापार कैसे करते थे। तो इनकी जीविका, आजीविका देखोगे, याद रख लेना, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो इनकी आजीविका किस पर डिपेंड था? आजीविका देखोगे तो कृषि पर डिपेंड था। किस पर? कृषि पर। ओके, और आजीविका देख लिए। इन लोग का व्यापार देखोगे, व्यापार तो व्यापार मुख्य रूप से वनों पर डिपेंड था, ठीक है, याद रख लेना। आजीविका कृषि पर और आपका व्यापार वनों पर डिपेंड था, और ये जो व्यापार था वो सीमित क्षेत्र में ही होते थे। तो इतना आप लोग को जानना है किसमें? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। ओके, याद रख लेना है, ठीक। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। मराठा प्रशासनिक, ठीक है, मराठा प्रशासन करो इसको। मराठा प्रशासन कैसी थी? केंद्रीकृत प्रशासन थी। इनकी प्रशासनिक इकाई देखोगे तो गांव गांव में गौटिया, गांव का समूह पटेल, परगना के अंतर्गत कमांडर और राज्य का प्रमुख सूबेदार। पुनः भोसले शासन के समय में जिलेदार के रूप में इन्होंने अपना कार्य संचालित किया है, ठीक, इसको याद रख लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार सर्वोच्च अधिकारी होता था, कमांडर परगने का प्रमुख होता था। बढ़कर देखोगे तो ये लगान संबंधी आपका रिकॉर्ड दस्तावेज तैयार करता था। और फडनवीस ये परगने के अधीन, मतलब परगने के जो कमांडर है उनके अधीन लेखा अधिकारी हुआ करता था। बरार पांडे लगान का निर्धारण, कितना लगान लेना है उसको निर्धारित करता था। सेवादार पौनी को कहते थे। पोतदार खजांची हुआ करता था उस समय के। गौटिया गांव का प्रमुख, गांव का सर्वोच्च प्रमुख अधिकारी आपका कोतवाल पहरेदार के लिए। और आपको याद रख लेना है चौहान ग्राम रक्षक। पंचायत व्यवस्था, तो इसमें कार्य, जो न्याय कार्य कौन करते थे? पंचायत के अधिकारी फैसला लेते थे और न्यायालय को अपने फैसला भेजते थे, याद रख लेना। भूमिदान, तो 3 प्रकार के भूमिदान का उल्लेख मिलता है, मोकासा, धर्म स्थान और देव स्थान। मोकासा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमिदान था, क्षेत्र था, जमीन था, गांव था। धर्म स्थान, धर्म के लिए दिया जाने वाला गांव। आपका देव स्थान, मंदिर स्थापना हेतु। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था, तो उस समय नागपुरी मुद्रा प्रचलित थी। खालसा और जमींदारी 2 क्षेत्र हुआ करता था प्रमुख रूप से। कर व्यवस्था में टकोली, सायर, कलाली, पंडरी, सेवई, पट्टीकर, महलकर, ये सब संचालित था, ठीक है, याद रख लेना, प्रचलित था। ताहूतदारी और ताल्लुकदारी, तो ताहूतदारी जमीन को ठेके पर देना, ठेकेदारी व्यवस्था के तौर पर देना, और उससे कृषि कार्य ये सब कराया जाता था, याद रख लेना। इसी तरीके से ताहूतदारी सेंडिस के समय में शुरू हुआ। सेंडिस कहने का मतलब आप समझ रहे हो, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1818 से 1830 तक रहा है। उसमें सेंडिस ने ताहूतदारी व्यवस्था शुरू किया है, याद रख लेना है, ठीक है। और 1826 से 26 और 26 में लोरमी, 28 में तरेंगा, सिरपुर लवन, पुनः भोसले शासन रघुजी थर्ड के समय, और संजारी खल्लारी सिहावत 3
और नए ताहूदारी स्थापित किए इलियट ने 1858 में। इसी के जैसा होता है ताल्लुकदारी। ताल्लुकदारी में बस एक ही याद रख लेना है, ठीक है, कि ये भी ठेकेदारी जैसा है। जो ज़्यादा बोली लगाता था कि मैं टैक्स ज़्यादा दूंगा, उसी को ये मिल जाता था। बस ये है कि ये बड़े भूस्वामी या जमींदार के बड़े क्षेत्र है उसके लिए यूज किया जाता था ताल्लुकदार। बस एक जैसा है, कुछ खास नहीं। ओके, याद रख लेना। इसके अलावा देखोगे तो आपको जानना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इनकी आजीविका, जीविका के लिए ये लोग कृषि पर डिपेंड हुआ करते थे और इनका व्यापार वनों पर सीमित क्षेत्र में प्रचलित था, इसको भी जानना है, ठीक है। बाद में जब हड़प नीति के अंतर्गत जब 11 दिसंबर 1853 को, याद रख लेना, ठीक, समझते चलिए थोड़ा सा, यहां पर भूमिका बांध दे रहा हूं। 11 दिसंबर 1853 को रघुजीत थर्ड की मृत्यु होती है बीमारी के कारण। उसका कोई संतान नहीं रहता, ठीक, संतान नहीं होता, संतान नहीं है। इस कारण यहां पर लॉर्ड डलहौजी, ठीक, लॉर्ड डलहौजी याद रखना है, ये इनकी एक नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना। इसी को व्यपगत सिद्धांत भी बोलते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति क्या होता है? ऐसे रियासत या ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य जिसके राजा और उस राजा के कोई एक्चुअल उत्तराधिकारी, सगा उत्तराधिकारी नहीं है, तो वहां पर उस क्षेत्र को यहां ब्रिटिश में हड़प नीति के अंतर्गत मिला लिया जाता था। अब यहां पर रघुजी थर्ड के वास्तविक संतान कोई नहीं है, तो इस क्षेत्र में जो नागपुर में है ना, और इसी समय तो नागपुर को किसमें शामिल कर लिया? डलहौजी ने, ब्रिटिश साम्राज्य में। और अब फाइनली मराठा साम्राज्य खत्म, अब आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतना तक है आपका मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस हम लोग प्रमुख तत्वों को देख लिए हैं, प्रमुख फैक्ट को इतना याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन। ओके, ब्रिटिश शासन मतलब 1854 से हम लोग शुरू करेंगे, 1854 से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, क्या जी? ब्रिटिश। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को बता देना है, एकदम क्लियर समझना है ना। मैं धीरे धीरे पढ़ाया हूं ताकि आपको याद हो, लिख लिख के पढ़ाया हूं ताकि याद हो। आपको नोट्स बनाना है तो इसी तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो, कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास समझ आया होगा, है ना। और अगर इस क्लास को समझना है अच्छे से तो इससे पिछले वाले क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाइए, आपका मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, हमारे मंडी उप निरीक्षक वाला प्ले स्टोर का मतलब क्या है, प्ले लिस्ट का नाम बना हुआ है, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सब वीडियो एक साथ डला हुआ है, वहाँ पर जा करके पूरे मराठा को आप एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर भी करना है ना। और शिक्षक भर्ती में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, 10 तारीख तक है ऑफर, 10 तारीख तक आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं ब्रिटिश शासन में। ओके, थैंक यू।